चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े इस सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत जो थे उसके साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर जी हाँ, ऑप्शन बी है कालीबंगा। तो पता होना चाहिए कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। याद रखेंगे हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ता है। और नदी का नाम याद रखेंगे घग्घर। घग्घर नदी जो है उसी के किनारे पर है। यहाँ जुते हुए खेत का विश्व से आप कह सकते हैं सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि बात करेंगे, यदि यहाँ पर खेत है तो खेत में उत्तर दक्षिण याद रखेंगे, इसको ऐसे बांट लेते हैं नॉर्थ साउथ। ठीक है, उत्तर दक्षिण याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में हल के निशान यहाँ पर मिले हैं। किसके निशान? हल के निशान यहाँ पर मिले हैं, जिससे दोहरी फसल प्रणाली मतलब दो फसल यहाँ पर लगाया जाता था। याद रखेंगे, दो फसल लगाया जाता था। साथ ही यहाँ से कालीबंगा से एक और चीज मिला है जिसको हम बोलते हैं फायर। याद रखेंगे, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स क्या होता है? अग्नि कुंड। याद रखेंगे, अग्नि अग्नि कुंड के भी निशान यहाँ से मिले हैं। और मिट्टी के बर्तन याद रखेंगे, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये भी यहाँ से मिले हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर आप सभी को बता दें। यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्या मिला है? जी हाँ, ग्रेट बाथ। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेट बाथ मतलब महान स्नानागार। लोथल से क्या मिला है साथियों? लोथल से मिला है डॉक यार्ड। याद रखेंगे, डॉक यार्ड लोथल से। और उसके बाद बनावली, ये हरियाणा में है, ये याद रखेंगे। परंतु यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत से ये सवाल रिलेटेड है। क्या सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर? गौर से देखेंगे आप। पूछा जा रहा है प्राचीन भारत किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म को अपना लिया था और अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे? जी हाँ, राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, और ये इसके फाउंडर भी थे। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के फाउंडर थे, जिसकी स्थापना इन्होंने 322 याद रखेंगे 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। साथ ही इनके गुरु का नाम याद रखेंगे चाणक्य। याद रखेंगे, क्या नाम था गुरु का नाम? चाणक्य। और चाणक्य को ही याद रखेंगे कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य। और विष्णुगुप्त याद रखेंगे, विष्णु गुप्त जो था इन्हीं को कहा जाता था। जीवन के अंतिम चरण में इन्होंने क्या किया था? जैन आचार्य, और जैन आचार्य का नाम भी आप सभी को बता दूं, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्र बाहु, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत यहाँ कर्नाटक में श्रवण बेलगोला है, वहां की यात्रा की थी। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि, याद रखेंगे, संलेखना विधि कौन सा है? संलेखना। संलेखना इस विधि को बोलते हैं उपवास द्वारा। कैसे द्वारा? उपवास द्वारा। उपवास द्वारा मृत्यु यानी अपने प्राण त्याग दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदुसार की यदि बात करेंगे, यहाँ पर बिंदुसार जो थे ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त के ये कौन थे? पुत्र थे, याद रखेंगे। अशोक से संबंधित अगर बात की जाए तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने कौन सा धर्म को अपनाया था? याद रखेंगे, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था, इसको आप सभी को याद रखना है। दशरथ जो है, दशरथ ये अशोक के कौन है? पोते हैं, इनको बोला जाएगा पौत्र, अशोक के पौत्र। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य से संबंधित। तो पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। याद रखेंगे, हर्षवर्धन। वेन सांग आए कब थे? याद रखेंगे, वेन सांग 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा किया था। और हर्षवर्धन का शासनकाल भी लगभग इसी शताब्दी के आसपास है। और इन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया था? याद रखेंगे, वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा,
याद रखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में थी, याद रखेंगे बिहार, ठीक है। और इनकी फेमस पुस्तक का नाम है, ह्यूएन की फेमस पुस्तक का नाम याद रखेंगे सी यू की, इनकी प्रसिद्ध है पुस्तक, जिसे तात्कालीन भारत, याद रखेंगे तात्कालीन तात्कालीन भारत के बारे में हम लोग को पता चलता है। और यदि बात कर दें चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बारे में, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, ये जो है गुप्त काल से रिलेटेड हैं, याद रखेंगे ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है। अब पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात की जाए, तो ये चालुक्य, याद रखेंगे चालुक्य नरेश थे, ये चालुक्य शासक थे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली सल्तनत से संबंधित सवाल। किस दिल्ली सल्तनत ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद स्थानांतरित किया था? जी हाँ, इसका सही जवाब आप जरूर देते चलें। तो देखते हैं दिल्ली से दौलताबाद। जी हाँ, राइट आंसर कौन है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखेंगे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1300, याद रखेंगे 1327 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। इनका उद्देश्य क्या था? पूरे भारत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, याद रखेंगे नियंत्रण स्थापित करना। यह निर्णय असफल रहा था, याद रखेंगे ये निर्णय असफल रहा था, ये बहुत बड़ी इनकी फेलियर थी, सफल नहीं रहा था, असफल रहा। और राजधानी पुनः एक बार फिर से दिल्ली इनको शिफ्ट करना पड़ जाता है। इन्हें एक और उपाधि दी जाती थी मोहम्मद बिन तुगलक को, वो याद रखेंगे विचित्र, याद रखेंगे विचित्र, विचित्र योजनाओं का, विचित्र योजनाओं, विचित्र योजनाओं वाला, याद रखेंगे विचित्र योजनाओं वाला शासक भी इनको कहा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल से संबंधित, ठीक है। मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू महाकाव्य, ठीक है, महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, अकबर, बी हो जाएगा, अकबर ने करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी, कहाँ पर? फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना, यहाँ पर जगह का नाम रखेंगे मकतब, याद रखेंगे मकतब खाना, मकतब खाना, मकतब खाना में स्थापित किया था। ट्रांसलेशन ब्यूरो इसको कहा जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद, और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसको कहा जाता है, याद रखेंगे रज्मनामा, याद रखेंगे रज्मनामा, फारसी अनुवाद, ठीक है। रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था इन्होंने, याद रखेंगे, लेकिन महाभारत को रज्मनामा कहा गया। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच क्या था? समझ को बढ़ावा देना, याद रखेंगे समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से। वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन कहाँ पर की गई थी? तो राइट आंसर ए, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, ठीक है। इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। और नेता का नाम याद रखेंगे लाला, याद रखेंगे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और सोहन, याद रखेंगे सोहन सिंह, सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, ये नेता का नाम रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को, याद रखेंगे भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना। इसका समाचार पत्र का नाम था गदर, गदर एक न्यूज़पेपर भी था, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किन्होंने की? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो कब किया, कहाँ किया? तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी में किया। और कहाँ किया? याद रखेंगे पुणे, महाराष्ट्र में किया, ठीक है। इसका उद्देश्य था राष्ट्र सेवा, याद रखेंगे राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए जो है परिशिक्षित
परिशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना, वॉलंटियर्स तैयार करना। गोखले उदारवादी नेता थे, याद रखेंगे ये कैसे नेता थे, लिबरल उदारवादी नेता थे तथा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। गांधी जी के जो हैं ये गुरु भी माने जाते थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सामाजिक सुधार से संबंधित। वर्ष 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पारित करवाने में किस समाज सुधारक का सबसे बड़ा योगदान था? याद रखेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, इनके प्रयासों से ही 1856 में विडो हिंदू रीमैरिज एक्ट जो है ये पारित होता है। वे महिला शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे, यानी ये सपोर्टर थे किसके, महिला शिक्षा को, याद रखेंगे महिला शिक्षा के भी प्रबल ये सपोर्टर थे। सती प्रथा जहाँ यदि बात की जाए तो सती प्रथा जो है उसको समाप्त करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, तो इनके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं सती प्रथा। वहीं विधवा पुनर्विवाह की बात करें, ईश्वर चंद विद्यासागर, इनके साथ जो है विधवा, याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह, जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नीतियों से संबंधित है, पॉलिसीज का। किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन डायरकी प्रणाली को प्रांतीय स्तर से हटाकर केंद्र स्तर पर लागू किया गया था? जी हाँ, 1935। याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 डायरकी जो है इसको हटा करके केंद्र स्तर पर लागू किया गया। तो 1919 थोड़ा सा देख लेते हैं। 1919 में जो है ये प्रांतों में, याद रखेंगे प्रांतों में डायरकी लागू की गई थी। कहाँ पर? प्रांतों में। 1935 में ये जो है प्रांतों से डायरकी समाप्त कर इसको प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, और ये आप देख पा रहे हैं केंद्र स्तर पर इसको लागू कर दिया जाता है। केंद्र में संघीय व्यवस्था डायरकी का प्रावधान किया गया, लेकिन यह पूरी तरह लागू नहीं हो सका, इस चीज को भी हमको याद रखना है। 1919 में वेरी इंपॉर्टेंट है प्रांतों में डायरकी, और 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, याद रखेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्लस डायरकी एट सेंटर, इसको हम याद रखेंगे डायरकी एट सेंटर, याद रखेंगे एट सेंटर। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विश्व इतिहास से संबंधित फ्रेंच क्रांति जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रांस का सम्राट कौन था जब राजशाही को उखाड़ फेंका गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर है सी, लुई 16। याद रखेंगे लुई 14 नहीं है, लुई 16। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो याद रखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, याद रखेंगे 1789। उस समय राजा कौन था? लुई 16, और रानी का नाम याद रखेंगे मैरी एंटोनेट ये रानी थी। आर्थिक संकट बहुत सारे कारण हुए, जैसे आर्थिक संकट उस वक्त काफी देखने को मिला, आर्थिक संकट, साथ ही साथ सामाजिक असमानता, आप कह सकते हैं सामाजिक असमानता समानता, और आप कह सकते हैं निरंकुश शासन, ये सारा जिम्मेदार था इस क्रांति का। और इस पे आप बात कर रहे हैं तो 1793 में यहाँ पर 1700 यहाँ पर देखते हैं 1793 में लुई 16 को, मतलब ये लुई 16 को गुलेटिन द्वारा एक हुआ करता था जिसपे मृत्यु दंड दिया जाता था, गिलोटीन। ठीक है, गिलोटीन द्वारा मृत्यु दंड इनको दे दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1793 में फाइनली खत्म हो जाते हैं। 1789 में फ्रेंच क्रांति, और इसमें एक बहुत कीवर्ड निकल करके सामने आता है लिबर्टी, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, याद रखेंगे, और फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख आदर्श वाक्य था ये तीनों। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का ये सेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।